नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के बारे में अभी तक क्या जानते हो? नहीं देवी ने इसको ओपन कर दो थोड़ा सा। मुझे लग रहा है सफोकेशन लग रहा है। सॉलिड के बारे में क्या जानते हो? इट हैज डेफिनेट शेप एंड साइज, है ना, उसका शेप जैसे फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं कि मैं अगर थ्रो कर दूं तो ये मार्कर मेल्ट कर जाएगा या इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो ये तो बहुत पहले से पता है कि इट हैज क्या, अ डेफिनेट शेप। ये सबको पता है। क्यों जागृति? Yes, sir. नाउ डेफिनेट शेप। अच्छा, क्या अगर मैं किसी भी इस जैसे मार्कर है इसको मैं कॉम्प्रेस करूं तो क्या ये कॉम्प्रेस होगा? जरूर होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। वो दिख नहीं, एटॉमिक स्केल पर होगा, बहुत कम होगा। So if a body is compressed, if a body is experiences deforming forces, ये क्या है, ये कौन सा फोर्स है? इसको डिफॉर्म करने वाला फोर्स है। तो a solid may get deformed and may not get deformed, लेकिन may not get deformed वाली चीज पॉसिबल नहीं है। जब भी किसी भी चीज पर चाहे इतना फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर जो एटम्स हैं थोड़ा सा तो उसके अंदर शेप चेंज आएगा ही, कितना भी रिजिड हो। ये कि परफेक्टली रिजिड अगर कहीं लिखा हो तो उसमें कोई शेप में चेंज नहीं आएगा, लेकिन परफेक्ट अगर कहीं लिखा हो तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर लिखा हो इफ अ बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, ये इट हैज ए डेफिनेट शेप, फिर मैं लिख रहा हूं कि इट विल नॉट चेंज इट्स शेप, विल नॉट चेंज इट्स शेप even after applying, if even after applying external deforming forces, only if the body is a rigid, the body is परफेक्टली रिजिड। ये बात समझना, परफेक्टली रिजिड। अगर परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसके शेप में चेंज नहीं आएगा। मेरी बात समझो, समझे कि नहीं? अगर परफेक्टली रिजिड है तो उसके शेप में चेंज नहीं आएगा, अगर परफेक्टली रिजिड है तो। लेकिन जहां परफेक्टली वर्ड लिखा हो इसका मतलब वहां पर ये पॉसिबल नहीं है, ये परफेक्ट आइडियल केस है। तो आइडियल मतलब तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकली ऐसा है कि अगर परफेक्टली रिजिड होता तो शेप में चेंज नहीं आता। इसका मतलब क्या है? So there may be two kinds of, there may be two kinds of bodies
one which get deformed permanently, under the effect of क्या, under the effect of क्या राघव, effect of deforming forces, under the effect of क्या, deforming forces. कुछ ऐसे बॉडीज होती हैं कि जिसमें परमानेंटली डिफॉर्म हो सकती है, हाँ, तो उसका डेफिनेट शेप तो नहीं हुआ ना, से क्ले 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 है, अबे नाम है ना क्ले, क्ले को अगर हम डिफॉर्म करेंगे तो वो मोल्ड हो जाती, इधर घूम जाती, तो डेफिनेट शेप कहाँ हुआ। ये आइडियल सिचुएशन है, कुछ ऐसी होती हैं जो परमानेंटली डिफॉर्म कर जाएंगी। और कोई एग्जांपल जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए क्ले के टाइप का, और कुछ, और कोई एग्जांपल, कोई चीज डिफॉर्म कर दे, डिफॉर्म्ड ही हो जाए। देखिए है क्ले, ग्लास तो वो तो टूट जाएगा, डिफॉर्म करने पर ऐसे टेढ़ा, कुछ फाइबर्स आते हैं, फाइबर्स हैं कुछ फाइबर्स, प्लास्टिक ऐसा कुछ आता है कि ऐसे घुमा दिया जाए, डिफॉर्म पिचक जाएगा, फिर कंप्रेस अपने ओरिजिनल उसमें आ जाएगा, स्पंज टाइप के जितने होते हैं। हाँ, रबर में थोड़ा कंप्रेस करोगे फिर वापस आ जाएगा। तो ऐसे मटेरियल जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए उनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोई बताएगा। These bodies are called as Plastic bodies. inelastic bodies. Inelastic bodies. Perfectly inelastic. अब अगर इलास्टिक की कोई बात करता है, परफेक्टली इनइलास्टिक को कोई बात करता है, तो समझ जाना कि क्या, एक ऐसी बॉडी जो परमानेंटली डिफॉर्म है उसको हम इनइलास्टिक बॉडी कहते हैं। देख लिया। अब इलास्टिक बॉडी क्या है समझ जाओगे, जो डिफॉर्म ना करे वो तो रिजिड बॉडी हो गई, जो डिफॉर्म करे लेकिन परमानेंटली ना हो। नहीं समझे, मैंने कोई चीज कंप्रेस किया तो कंप्रेस तो हो गई, लेकिन जब मैंने अपना फोर्स हटाया तो फिर अपने शेप में वापस आ गई। तो अगर परमानेंट इसमें हटा दिया जाए तो वो क्या बॉडी बन जाएगी, इलास्टिक। इलास्टिक बॉडीज क्या है, देयर आर सम बॉडीज, फोर्थ पॉइंट है ना, सम बॉडीज गेट डिफॉर्म्ड as long as deforming forces are present, but regain their original shape when deforming forces are removed। मेरी बात समझे कि नहीं। बहुत सारी ऐसी बॉडी है जो जब मैं फोर्स लगा के रखूंगा तब तक तो कॉम्प्रेस्ड है, जब छोड़ दूंगा तो फिर वापस आ जाएगी। तो क्या हुआ, रबर तो तुमने गलत बता दिया था, वहां रबर तो नहीं हो, वहां रबर में तो ऐसा थोड़ी होता कि कंप्रेस करके छोड़ दो तो परमानेंटली थोड़ी हो जाती है, वो तो फिर अपने शेप में आ जाता है। और प्लास्टिक में कुछ ऐसे ग्लू टाइप का आता होगा, ग्लू टाइप का होता है कि उसको ऐसे ऐसे कर दो, वैसे क्ले भी हल्का सा उठती है, ऐसे करके छोड़ते हैं क्ले भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेमी फ्लूइड टाइप के आते हैं जो उस टाइप के होते हैं। अगर हम ये मिट्टी है इसका कुछ बना दिया जाए सॉलिड टाइप का, उसमें हो सकता है। जो क्ले तुम लोग खेलने के लिए जो आते हैं छोटे क्लासेस में, तुमने क्ले से जरूर कुछ बनाया होगा एक्टिविटीज में, तो वहां पर जो क्ले आती थी वो तो कंप्रेस करके छोड़ दो तो हल्का सा होता था चेंज उसमें।
तो परफेक्टली तो कोई चीज होती नहीं है ना, तो ये जितना हम लोगों ने पढ़ा ऐसा कुछ होता ही नहीं प्रैक्टिकली, क्योंकि वो परफेक्टली है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सम बॉडीज आर डिफॉर्म्ड एज लॉन्ग एज डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर प्रेजेंट बट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडीज। क्या कहते हैं इसको, these bodies are called as क्या, इसका नाम क्या है, इलास्टिक बॉडीज, इलास्टिक बॉडीज। and this behavior is called as elasticity. This behavior of solid objects, behavior is elasticity. मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? This behavior is called as elasticity and bodies are called as elastic. आदित्य क्लियर है? जितिशा, जागृति, is this clear? Yes. Yes, sir. This behavior of gaining original shape and size when external forces are removed is called as elasticity. पहली जो लर्निंग है इस चैप्टर में वो इलास्टिसिटी की है। इलास्टिसिटी अगर बिल्कुल तुम पहचान ना पाओ, जैसे स्टील है, स्टील फॉर एग्जांपल, स्टील 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 का गिलास घर में होता है, कई बार गिर जाता है तो जान नहीं पाओगे कहाँ गिरा था, क्योंकि पिचकता नहीं है वहां पर। उसी समय पिचका होगा जब वो गिरा होगा, तो वो थोड़ा सा मुड़ा होगा उस समय जब वो टक्कर किया होगा, लेकिन जब टक्कर खत्म हो गई फिर अपने शेप में वापस आ जाए। मतलब तो बेशर्म टाइप का कह सकते हो, जैसे डांटो तब तक हाँ हाँ जैसे गए, फिर वजह से है ना। एक तो होता है वहां स्कूलों में छोटे, तो उस टाइम टीचर डांट रहा है, सॉरी, इलास्टिक बिहेवियर है, कोई परमानेंट उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, केवल शेप चेंज करना है मुंह का, बस। स्टील है, स्टील में नहीं पहचान पाओगे अनलेस डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब तोड़ ही दो, जैसे तो एक्सीडेंट जब हो जाता है तो उसमें सब तहस नहस हो जाता है, स्टील का ही वो चीजें, लेकिन एक लिमिट तक। हर इलास्टिक चीजों की लिमिट होती है, उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। एवरीथिंग इज विल possess दिस बिहेवियर अप टू अ लिमिट। अब ट्रक से कार कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन ट्रक से ही टक्कर हो जाए तब तो वो पिचक जाएगी, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ लगता है तो पिचकती है, कई बार पिचकी रह जाती है लेकिन डेंट लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे हुआ फिर सीधा हो गया, सीधा हो जाता है कई बार। और जब ज्यादा लग जाएगा उसके लिमिट से, यही लिमिट्स हमें पढ़ना है, लिमिट हमें पढ़ना है। वहां पर सेल लगा हुआ है क्या चार्जिंग का, ऑन है? नहीं मतलब स्विच तो ऑन होगी ना, हाँ ठीक, चार्ज हो गया, चार्ज है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? इस बिहेवियर को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो स्टील क्या है, इलास्टिक, तो रबर क्या है, रबर, रबर बताओ क्या होगा, इतनी चीजें पढ़ी, सोचकर बताओ रबर क्या है, रबर को किस कैटेगरी में रखा जाए? अरे तीनों चीजें पढ़ो अपने आप और बताओ रबर को कहाँ प्लेस किया जाए। ये है रिजिड, रिजिड तो है नहीं कि वो डिफॉर्म ही ना हो पाए। इनइलास्टिक है कि इलास्टिक है, जागृति? Sir, I think it is elastic. इट शुड बी, इट शुड बी इलास्टिक, ऐसा है ना। और तुम Yes, बताओ sir. अब है क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए राघव, लेकिन है नहीं। क्या है ये, क्या है ये? दिस इज कॉल्ड एज इलास्टोमर। क्या, इट हैज अ स्पेशल कैटेगरी क्या? है? हाँ तो कह दो कि नहीं प्लेस कर सकते ना, जैसे जैसे इन तीनों में कहां पर रखा जाएगा, तो आंसर इज इस तीनों में नहीं रख सकते, इट इज अ स्पेशल क्लास। अब ये क्या है, इलास्टोमर, नई चीज आ गई। आरुषि, आरुषि को लगा था हो गया डेफिनेशन सारी, तो नई चीज आ गई, इलास्टोमर क्या है ये क्या होता है? ये समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत, तभी समझ पाओगे। इलास्टोमर और इलास्टिसिटी में डिफरेंस बहुत लोगों को नहीं पता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, या तो भूल गए होंगे या तो पहली बार समझा ही नहीं होगा।
चल याद हो गया होगा, रबर इज इलास्टोमर। ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक्सपेरिमेंट में एक दिखाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दिस इज स्टील वायर, स्टील का वायर आता ना, वायर, स्टील वायर, एंड दिस इज रबर कॉर्ड। पहले समझ लो, लिखना नहीं, बिल्कुल लिखने में जैसे दिमाग उधर जाएगा समझ नहीं पाओगे। रबर कॉर्ड, रबर कॉर्ड जानते हो, रबर कॉर्ड, फीता, और ये स्टील वायर है। यहाँ पर नीचे एक पैन है जिसमें मैं वेट को रख सकता हूँ, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो रखूंगा और हटा लूंगा। बच्चों क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इधर स्टील है और इधर रबर है। ध्यान से देखना, मैंने 1 किलोग्राम रखा वेट, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ में बराबर वेट रख रहा हूँ। 1 किलो यहाँ रखा, 1 किलो यहाँ। मैंने देखा थोड़ी लेंथ बढ़ गई, ऑब्जर्व किया मैंने, लेंथ क्या हुई, बढ़ गई। तो इसकी लेंथ मान लो दोनों की 1-1 मीटर थी। पहले कितनी मीटर थी इनिशियली, जब कोई वेट नहीं था तो कितना था ये, 1 मीटर। ये भी कितना था मान लो, 1 मीटर। अरे मानना ही तो है, तो 1 मीटर मान ले। तो जब मैंने 1 kg रखा तो उसकी लेंथ हो गई 1.1 मीटर, 1.01 मीटर। कितनी हो गई, 1 पॉइंट, मतलब कितना बढ़ गया अब, अरे कितना हो गया भाई, कितने सेंटीमीटर बढ़ा, 1 सेंटीमीटर। अरे 101 सेंटीमीटर लिखा है ना, लेकिन रबर ज्यादा खिंच जाएगा 1 किलो पर, नहीं? तो ये हो गया 1.2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 किलो रखा, मैंने 2 किलो किया, अब मैंने देखा कितना हो गया। जब 2 किलो रखा तो मैंने देखा कि ये जो है 1.02 हो गया, 1.02 मीटर। अब कितना सेंटीमीटर खिंच गया, 2 सेंटीमीटर। और ये हो गया 1.38 मीटर। तो गड़बड़ हो रहा है, देखो इसमें जब डबल किया तो ये डबल बढ़ा, इसमें ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है। पहली बात, पहला अंतर, पहला डिफरेंस। इफ आई हैव डबल्ड द लोड, elongation is doubled. Here in this rubber, initially from 1 kg of load, elongation was 20 centimeter. From 2 kg of load, elongation is 38 centimeter. Less than double. रैंडम होगा कुछ, समझे कि नहीं? ज्यादा हो सकता है, रैंडम होगा कुछ। इसमें भी 1.4, 1.442, समझ गए कि नहीं? नाउ फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको क्या किया, 3 kg किया, 3 kg। यहां मैंने देखा 1.03। ये बहुत डिसिप्लिन्ड होता है स्टील, मतलब इलास्टिक चीजें। और ये हो गया 1. 3 गुना होना था, तो 69। मेरी बात समझे कि नहीं? ऐसे ही 4 किलो तक मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा। 4 किलो तक एक्सपेरिमेंट मैंने किया। तो अब मैंने इसमें किया 4 kg, तो ये हो गया 1.04 मीटर, और ये हो गया 1.85। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये ज्यादा बढ़ रहा है, ये 4 गुना नहीं हुआ, नहीं तो 8 होता ना, 1.8, तो ज्यादा हो जा रहा है थोड़ा। अब मैंने लोड को उतारना शुरू किया,
उसमें कितना रखा है यहाँ पर 4 kg, यहाँ भी कितना रखा है। तो जब अब मैंने 3 kg किया दोबारा, जब मैंने 3 kg, ये लोडिंग का है, ये कब का है, कब का, ये लोडिंग के टाइम पर। अब ये अनलोडिंग है, मैं वापस कर रहा हूं, ये है लोडिंग, ये अनलोडिंग। अब मैं जब 3 kg किया तो इसमें लेंथ कितना हो जानी चाहिए। अरे जब मैंने 3 kg 1.04 था, खिंचा हुआ था। जब मैंने 3 kg किया तो ये फिर से मैंने देखा कितना हो गया 1.03। जब मैंने 2 kg किया तो कितना हो गया, और जब ये किया तो 1.01 हो गया। इसका मतलब ये जैसे जैसे बढ़ा था वैसे वैसे घटा, इसमें ऐसा नहीं होगा। और जब मैंने कुछ नहीं किया, जब 0 kg, तो यहाँ 1 मीटर, अरे 1 मीटर था और ये फिर से 1 मीटर हो गया। तो जब मैंने 0 से 4 किया था तो लेंथ बढ़ा था, और 4 से 0 किया तो लेंथ घटा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना जितना बढ़ा था उतना उतना ही घटा। रबर में ऐसा नहीं होता है, 0 पर 0 था, कोई इलॉन्गेशन नहीं था, 1 मीटर था। अब ये जब 3 मैंने किया तो ये हो गया, होना था इतना, और हो गया 1.6। इसको होना था 1.42, तो हो गया 1.36। इसको होना था कितना 1.2, तो ये हो गया 1.18। और जब 0 किया तो ये 1 मीटर हो गया। मतलब ये इनिशियली अपने लेंथ में तो ये भी आ गया, वो भी आ गया, लेकिन डिफरेंस क्या है बताओ राघव, व्हाट डिफरेंस यू हैव नोटिस्ड। in case of steel, the proportionality was maintained first. यहाँ पर कोई proportionality नहीं थी, इसको डबल किया तो डबल हो रहा था, ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो गया elongation। यहाँ पर कोई proportionality नहीं है। और साथ ही साथ क्या है कि during unloading the elongation did not repeat। इसमें क्या था, elongation जब हमने इसको अनलोडिंग किया तो इलोंगेशन रिपीट कर गया, जिस रास्ते से बढ़ा था उसी रास्ते से वापस आएगा। इसमें क्या है कि गया ऐसे 1 2 3 स्टेप और आया इधर से, हाँ तो वहीं गया ना। ये क्या है, बहुत डिसिप्लिन है। जिस स्टेप पर जाएगा ऐसे आगे के स्टेप्स ऐसे बन गए हैं, फिर उसी पर रख करके कोई आ जाए तो वो स्टील हुआ, और इधर से गया इधर से कोई चला आया तो रबर हो गया। तो ये डिफरेंस है क्या, कि लोडिंग और अनलोडिंग में जो बिहेवियर है वो वियर्ड सा होता है, अजीब सा होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि जिस तरीके से बढ़ा उसी पैटर्न में घटेगा भी। इसको इलास्टोमर कहते हैं। क्या है ये इलास्टोमर। अब इसको बात कैसे बताया जाए, ये बात कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं अपनी, वो अभी सीखेंगे। जागृति क्लियर हुआ, जागृति, बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड रबर, इलास्टिक एंड इलास्टोमर। Yes, sir. दोनों चीजें खींच करके छोड़ोगे अपने अपनी लेंथ पर आ जाएगी, लेकिन रास्ता बदल गया। ये वाला क्या था, अगर ऐसे 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 गया तो आते समय ऐसे 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 ही आया, नहीं समझी बात। अरे बढ़ा, Yes, और sir. इसमें क्या है कि ये गया ऐसे 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 और आया, गया ऐसे आया ऐसे। लोडिंग अनलोडिंग, यहां पर लोडिंग अनलोडिंग। इसमें लोडिंग अनलोडिंग ग्राफ लीनियर आएगा, उसमें नॉन लीनियर आएगा। क्लियर जित शाह, आदित्य, राघव, आरुषि बताओ। Yes, sir. अब क्लियर हुआ। Yes, sir. ये समझना है, इसमें है तो सॉलिड का जो है बहुत थियोरेटिकल टॉपिक है ये, लेकिन जिसमें समझने वाली बात है जो किताब में पढ़ने पर अपने आप समझ नहीं आएगी, क्योंकि मुझे ही बहुत दिन बाद समझ में आया। जब पढ़ाना शुरू किया, पढ़ने तो पता नहीं रट लिया था, लेकिन जैसे जिसने पढ़ाया उसने भी समझाया नहीं। और जब पढ़ाना शुरू किया तो 1 2 साल ऐसे ही रटवाता ही रहा, तो बाद में सोचा एक दिन कि अरे ये तो ऐसा हो रहा है, समझे। तो ये हो गया। इसको मैं पीडीएफ दे दूंगा तो नोट करने की जरूरत नहीं है, ये समझ लेंगे। इलास्टोमर में डिफरेंस क्या है कि
अगर मैं इलास्टिक चीजों की बात करूं तो इलास्टिक चीजों में हम लोगों ने क्या देखा कि द पैटर्न ऑफ elongation is same during loading and बोलो during loading and unloading. और इलास्टोमर में क्या रहा? इलास्टोमर क्लियर है जागृति? वीडियो क्लियर है? Yes, sir. इलास्टोमर में क्या रहा जागृति? बताओ क्या लिखूं मैं? What So should I write? the pattern of elongation is हाँ, not uniform during loading and unloading. the pattern of elongation Is not uniform during loading and unloading. is not same. Yes, sir. Is not same during Loading and unloading. loading and unloading. क्लियर? बताओ भाई क्या डाउट है? यहां तक बिल्कुल समझ से काम चलना है, बिल्कुल समझ से काम अगर गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ होने वाला है। समझ से अगर काम नहीं करोगे तुरंत गड़बड़ हो जाएगा। अभी लोडिंग अनलोडिंग टाइप का ये फिजिक्स का वर्ड नहीं लग रहा, ये तो वैसे ही लग रहा है। लोडिंग अनलोडिंग ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है, मतलब फिजिक्स में यूज होने वाला वर्ड नहीं है, ये वैसे यूज हो रहा है इंग्लिश लिटरेचर का, ऐसे लग रहा है। तो हम लोग इसमें कुछ टेक्निकल टर्म सीखेंगे। अभी हमने आपको कैटेगरी बता दी क्या कि बॉडीज कौन कौन से होती हैं? रिजिड, परफेक्टली रिजिड, इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टोमर। इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टोमर। रबर क्या है? रबर क्या है? इलास्टोमर। बोलना है बिल्कुल हाँ, सही से, इलास्टोमर। अब होता क्या होगा देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता होगा? एटॉमिक लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर क्या होता होगा ये हम देखने जा रहे हैं। अगर मैं कंप्रेस कर रहा हूं, इलास्टिक चीजों का देखने जा रहे हैं। मान लो कोई इलास्टिक स्टील की चीज है, स्टील का कोई मटेरियल है, स्टील का वायर है देवीना, तो स्टील का ग्लास है मान लो, तो उसमें कोई मटेरियल है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स, भाई एटम, एक एटम और दो एटम ऐसे होंगे जैसे इस मार्कर के अंदर। वैसे ये स्टील का नहीं है, अगर स्टील का मार्कर होता तो इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही तो है यार, ये किससे मिलकर के बना है कोई भी चीज? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में कुछ सेपरेशन भी होगा पहले। ये यहाँ इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है कि चल रहे हैं? इसके अंदर के एटम्स रेस्ट में है कि चल रहे हैं? रेस्ट में नहीं है कभी भी। हेलो, नहीं नहीं मैंने खा लिया था। हाँ कुछ ले आना थोड़ा सा। नहीं नहीं बहुत दाल चावल टाइप का ले आना बस। देखो, तो ये इसके अंदर जो वो है ना, वो रेस्ट में नहीं है और ना चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेशन इज डिफरेंट देन चलना। वाइब्रेशन जैसे अपनी जगह पर खड़े होकर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो दिस इज वाइब्रेशन एंड दिस इज चलना, मोशन, ट्रांसलेशन। ऐसे घूमने लगूं तो रोटेशन, और अपनी जगह पर ऐसे ऐसे करूं तो वाइब्रेशन। वह तो वाइब्रेशन लेटरल भी हो सकता है, आमने सामने साइड में, लॉन्गिट्यूडनल भी, ट्रांसवर्स भी हो सकता है।
देखो, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है ये ऐसे हिलते रहते हैं। हर मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है किसी भी टाइम पर, इनके मीन पोजीशन जिस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट कर रहा होता है, ऐसे आर होता है। अब देखो, अब अगर मैं ये सारे इक्विलिब्रियम में है, जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी जो पार्टिकल है, यहाँ भी 3D है ना, ये तो 3 डायमेंशनल, अरे तो हर तरफ है ना मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं इसको खींचने लगा, अगर मान लो मैं इनको खींचना चाहता हूं, अगर मैंने इसको खींचना चाहे ऐसा, तो मैं एटम को ही तो खींच रहा हूं। अरे मैंने एटम को यहाँ पकड़ा और खींचने लगा, एटम को खींच रहा हूं। तो एटम को जब खींचेंगे तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि हम खींचे, कि यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में है। क्या है ये? हर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहना पसंद करती है यूनिवर्स में। यह भी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस है? इक्विलिब्रियम। तो जब भी कोई भी खींच करके इक्विलिब्रियम डिस्टेंस को बढ़ाना चाहता है, तो ये जो बॉडी है अगर इस एफर्ट को अपोज करती है तो इलास्टिक बॉडी है। जैसे मैंने खींचा तो नहीं खींच पा रहा हूं, इसका तो ये हमें रोक रही है ना। तो ऐसी बॉडी, स्टील का तार ले लो, बहुत मुश्किल, बहुत आसान नहीं है कि स्टील गिलास लो, ऐसे किया पिचक जाएगा। मतलब एक फोर्सेस के बाद तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर उसका पार्ट लें तो ऐसा आसान नहीं है। तो जब भी मैं फोर्सेस को यहाँ पर एक्सर्ट करूंगा, तो यहाँ पर जब एक्सर्ट करता हूँ फोर्स इसको डिफॉर्म करने के लिए, तो ये इसके अंदर एक फोर्स आता है जो हमारे एफर्ट को अपोज करता है। कैसा? ये तो फोर्स मैंने लगाया है, क्या कौन सा फोर्स है ये? एक्सटर्नल। और इसके अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, इन दोनों के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा, क्या नाम है इसका? रेजिस्टिव। क्या? जो हमारे एफर्ट को, बोलो, रेजिस्ट करेंगे। एक फोर्स अंदर डेवलप होगा, समझे कि नहीं? तो हर मटेरियल में ऐसा होता है, हर मटेरियल में ऐसा होता है। सुनो ध्यान से, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, ग्राफ आता है बच्चे, आएगा किसी इलास्टिक मटेरियल का की पोटेंशियल एनर्जी और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस का एक ग्राफ होता है जो कि ऐसे होता है। देखा होगा तुम लोगों ने, कौन है? ये ऐसे फोर्सेस होते हैं। अंकित सर, ले गए? अच्छा ठीक। तो बात समझी कि नहीं? जब पढ़ने के लिए आया, पढ़ने नहीं लग रहा है। देखो ये ऐसा हो गया, U वर्सेस R। ये क्या है? U मतलब, अरे U सिंबल किसका यूज होता है? पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और R क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसा ग्राफ होता है। ये देखो इधर, पोटेंशियल एनर्जी जहां पर मिनिमम होती है, यहीं पर तो मिनिमम है पोटेंशियल एनर्जी। भाई ग्राफ देखो यहीं पर मिनिमम है कि नहीं? ये ग्राफ जो मिनिमम है, ये जिस डिस्टेंस पर मिनिमम होता है उसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं। क्या है ये? तो अब सुन लो, अभी लिखना, लिखो मत भाई, लिखना, लिखने बहुत जगह मिल जाएगा, समझो। तो जब मैं दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना चाहूंगा, मतलब R0 के इधर आऊंगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम से ज्यादा है कि कम है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इससे ऊपर है ना। तो जब मैं किसी भी बॉडी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस को R0 से बढ़ाना चाहूंगा, तो उन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। और कोई भी बढ़े हुए एनर्जी में रहना नहीं चाहता। हर चीजें क्या करती हैं?
पोटेंशियल एनर्जी को रेजोनेंस पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, एनर्जी को मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाना चाहते हैं। जैसे मैं खड़ा हुआ बैठना चाहता हूँ, जो बैठा हुआ लेटना चाहता है, जो लेटा हुआ लेटे रहना चाहता है। सब लोग क्या चाहते हैं? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तुम लोगों का थोड़ा नीचे है, और सबसे कम क्या है? सेंटर ऑफ मास। लेट गए तो सरफेस के सबसे नजदीक आ गया ना सेंटर ऑफ मास, दैट इज मोस्ट स्टेबल स्टेट। सुबह सुबह महसूस कर सकते हो उस समय, मॉर्निंग में, कितना बढ़िया स्टेट है वो, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट उनके बीच के डिस्टेंस को R0 से बढ़ाना चाहता है, वैसे ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये तुम्हारे एफर्ट को अपोज करने लगते हैं। दिस बिहेवियर ऑफ अपोजिशन इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। दिस बिहेवियर इज एक्सप्लेन्ड बाय द ग्राफ। ऐसे आएगा, इलास्टिक मटेरियल में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस के बीच के ग्राफ ड्रॉ करें एंड एक्सप्लेन। आएगा क्योंकि एनसीईआरटी उसमें है, किताब में लिखा हुआ है, समझे कि नहीं? ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। इधर देखो, इधर देवीना, इधर देखो। अब मैं इधर की बात कर रहा हूं, इससे कम डिस्टेंस अगर मैं कंप्रेस करना चाहूं तो ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस R0 से कम तो है। तो जब कंप्रेस करना चाहूंगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है मिनिमम से, तो कंप्रेस भी नहीं होना चाहेंगे। स्टील ना तो खींचना चाहता है और ना ही दबना चाहता है। और जब हम दबा इसको कंप्रेस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए डिफॉर्म होता है, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो मैंने बढ़ा ही दिया, लेकिन उस समय मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं है, वो हायर पोटेंशियल स्टेट में है। और जैसे मैंने छोड़ा वो फिर से कहाँ आ गए? कितने डिस्टेंस पर आ गए? R0। जब मैंने कंप्रेस किया तो कंप्रेस तो रहा, और जैसे छोड़ा मैंने, क्या हो गए? R0। इसीलिए जितने मटेरियल्स बनते हैं, डिजाइन, अब डिजाइनिंग इंजीनियरिंग में जितनी चीजें होती हैं, इलास्टिक बॉडीज की होती है। पिलर्स बने, मेट्रो पिलर्स, उसको प्लेट लगी होती है, प्लेट एक पिलर और उसके बीच में प्लेट एक वॉल टाइप का लगा होता है, उसको वो दब जाता है जब ट्रेन आती है, फिर ऐसे उड़ जाता है। हाँ, जर्क एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर रिजिड रहेगा तो टूट जाएगा। रिजिड चीज नहीं बनाना है, इलास्टिक चीज बनानी है। फ्रेम देखो, फ्रेम कई बार चश्मा बनाने हैं, कभी ये देखो रिजिड ग्लास, और अब प्लास्टिक के फाइबर वाले जो आने लगे चश्मे, ऐसे घूम जाते हैं चलो। और फिर वो तो रबर है, मान लो इलास्टोमर है, लेकिन इस टाइप का है कि अब चीजें उस पर नहीं, पहले तो टफ बनता था कोई चीज, ग्लास है जैसे, अब कहते लो ऐसे करो, रख लो कहीं, फिर ऐसे उठ हो जाएगा। तो जब पढ़ा तभी तो सोचना शुरू किया। सबसे पहले तो पढ़ा होगा किसी ने, चश्मे कंपनी वाले नहीं, चश्मे बनाने वाले नहीं, जो जिसने सोचा होगा कोई, मतलब पढ़ा लिखा होगा, वो तो बना करके बता दिया कि इस मटेरियल का बना लो, बनना शुरू हो गया खड़ा खड़ा, 1 करोड़ पीस, है ना, ऐसे करके। सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल यूजिंग एनर्जी एंड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ग्राफ। कोई है कि चला गया? बात समझे कि नहीं? ये से जल्दी बोलो, ये क्लियर हुआ? अब इन सबको टेक्निकली हम लोग कैसे मेजर करते हैं? टेक्निकल चीजें नहीं है कि झुक जाता है, मुड़ जाता है,
ये कोई टेक्निकल मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में कहीं बाहर पढ़ने जाओगे, अगर कर रहे हो हम लोग कहीं बाहर से यूनिवर्सिटीज के लिए, तो ये टेक्निकल टर्म्स आपको बोलने पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो जाता है कि टेक्निकल टर्म्स होते हैं, हर सब्जेक्ट का अपना टर्मिनोलॉजी होती है, उसी के उसमें बात करनी है। तो क्या है देखो, अब इसमें कुछ टर्म्स डिफाइन किए गए। सपोज दिस इज अ स्टील रॉड, क्या ये स्टील वायर, स्टील वायर है, थोड़ा थिकर मैंने बनाया है। तो हर स्टील वायर का अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कि नहीं, और इसका लेंथ है भी L0 नेचुरल लेंथ है, और इसका एरिया है क्या है ए क्या है, व्हाट इज ए, अरे बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब जानते हो क्या है, लेंथ के परपेंडिकुलर कट करें ऐसे, ये क्रॉस सेक्शन नहीं कहा जाएगा, ये क्रॉस सेक्शन कहा जाएगा, ऐसे काटा जाए, नहीं समझे। और एल क्या है, नेचुरल लेंथ मतलब ओरिजिनल लेंथ ना, जब इसमें कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, ओरिजिनल लेंथ। अब अगर मैं यहां पर एक फोर्स इधर लगा दूं एफ, मैं खींचने लगा, ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल, मैंने खींचा। अच्छा एक ही फोर्स लगाओ तो नहीं खींचेगा ना, जैसे कोई कहे इसको बढ़ाओ तो दोनों तरफ से तो खींचना पड़ेगा, कि एक ही तरफ से खींचेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी ना, ये फ्री है तो हमें इधर से बराबर। अच्छा इधर नहीं लगाना है, उसको बांध दो कहीं, तो जिसने बांध रखा है वो खींच रहा है, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जैसे लगेगा, सुन लो ध्यान से, वैसे मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक उनकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो वो अपने इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, वो इक्विलिब्रियम को लूज करेंगे, और लूज करते ही ये क्या हो जाएंगे, इनके अंदर एक एनर्जी है, स्ट्रेस में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, स्ट्रेस में, स्ट्रेस, हाँ हाँ हाँ, तो ये टेक्निकल वर्ड है, स्ट्रेस में आ जाएंगे। भाई कोई छेड़ रहा है मुझे, मैं आराम से बैठा था अपनी जगह, कोई कहा तो उधर उधर खिसक जाओ, खींच रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रेस में आ गए। स्ट्रेस कैसे, हम जो मैंने फोर्स लगाया है, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी जो मैंने फोर्स लगाया है और जितने एरिया पर लगाया है, उसको स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। लिख लो, स्ट्रेस कहते हैं, फोर्स पर यूनिट। जी सर, जी जी, नहीं नहीं वो नहीं, आप जब आइए, आप कभी भी आइए। हम्म हम्म। ठीक 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 है सर। अच्छा, हम्म। आप जब भी सर करना हो तो बस, जी ठीक है, ठीक, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है। मैं सर 8 o'clock तक रहूंगा सेंटर पे। जी, नहीं नहीं यूज कर लेंगे आप, मतलब मैं सेंटर पे नहीं रहूंगा, मेरा घर इधर ही बगल ही है ना, मैं वहां से आ जाऊंगा जैसे आप आएंगे, है ना, मैं अवेलेबल रहूंगा, मैं अवेलेबल रहूंगा सर, आसपास कोई दिक्कत नहीं है। हम्म हम्म। तो स्ट्रेस क्या है? ये कौन सा फोर्स है, अरे ये कौन सा एफ है, एक्सटर्नल कहाँ है, यहाँ एफ लिखा है, दिस इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स। इसके अंदर एक फोर्स आया होगा मुझे रोकने के लिए, रेजिस्टिव फोर्स। स्ट्रेस जो है एक्सटर्नल फोर्स से कभी होता ही नहीं है। अगर सुन लो, अगर एक्सटर्नल चीजों से स्ट्रेस आए तब तो सब में स्ट्रेस बराबर आना चाहिए, लेकिन एक ही कंडीशन सब पर आती है और स्ट्रेस अलग अलग। इसका तो स्ट्रेस जो है वो हर आदमी का अपना इंटरनल रिस्पॉन्स है। जैसे एग्जाम आया, कोई बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया, और भाई एक ही चीज है, एक्सटर्नल चीज तो एक ही एग्जाम, अब कोई कह रहा है कैसे कैसे होगा, और बहुत बढ़िया,
तो है तो एक ही चीज। इसको तो एग्जाम को लेकर के सबके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो वेरी करता है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल एफर्ट है, दिस इज नॉट एफ विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। नहीं समझे बात? दिस इज, इसकी वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना होगा पता है? इसकी वैल्यू अगर निकालो तो दैट इज एफ एक्सटर्नल। एफ एक्सटर्नल इक्वल वही होगा, वैल्यू। ये परेशान उतना होगा जितना मैं परेशान करूंगा, उतना ही परेशान होगा, पक्का है। लेकिन पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर देंगे स्ट्रेस। सुन लो स्ट्रेस ऐसा, इसका क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है स्ट्रेस। जैसे मान लो मैंने खींचा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो स्ट्रेस कम होगा, क्यों? यहां पर जब एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो सब मिलकर रेजिस्टेंस, मतलब ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स सब में डिस्पर्स हो जाएगा ना। तो इतने लोग खड़े थे, मैंने जब धकेला तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस सब में आ गया, मतलब स्ट्रेस सब, क्योंकि हमारे फोर्स का जो प्रभाव था, इफेक्ट था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर ये नुकीला पॉइंट होता, एरिया कम कर दें, तो अब पार्टिसिपेंट्स कम रहे, हमारे फोर्स को एक्सेप्ट करने वाले लोग कम हो गए ना, तो वहां पर सबके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस आ गया। कितने लोगों में वो स्ट्रेस मैं बांट रहा हूं, अगर ज्यादा लोगों में है तो वो थोड़ा थोड़ा करके सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कम ही है, रिसेप्टर्स कम है, तो सारा स्ट्रेस उन्हीं को झेलना पड़ा। नहीं समझे? इसीलिए एरिया ज्यादा रखते हैं तो परेशानी कम होती है इनके अंदर के पार्टिकल्स की। इधर देखो, जब बनाओगे तुम लोग आईआईटी में जाने के बाद बीम बनाओगे तो ऐसे बनाकर ऊपर ज्यादा बढ़ा दोगे, जो फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर के होते नहीं, ऐसे ऐसे पिलर होता है, फिर ऐसे होता है, एरिया बढ़ा दिया ना। यहाँ जहां पर फोर्स लगना है, जो जहां यहीं पर तो फोर्स लगना है, तो यहाँ पर फोर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा हो गए, तो हमारा इफेक्ट अब सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये परेशान नहीं हुए। नहीं समझे बात? इसका ऐसा अगर होता, मान लो इसका उल्टा हो जाए, बड़ा गड़बड़ हो जाए, यहाँ नुकीला हो जाए, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। यहाँ पर देखो एरिया हमने कम कर दिया, स्ट्रेस में ज्यादा आ गए, स्ट्रेस में ज्यादा आ गए तो क्या होगा कि फिर वो परेशान हो जाएंगे और अपनी लिमिट से ज्यादा अगर चले जाएंगे, क्योंकि हर एक आदमी के परेशान होने की लिमिट होती है, उससे ज्यादा परेशान को झगड़ा हो जाएगा, चाहे किसी का हो। जैसे कपिल शर्मा की अच्छी बात यह है कि वो जानता है कि क्या लिमिट है किसी की परेशान करने, यही कोई नहीं जान पाता है तो मारपीट हो जाती है। थोड़ा सा अंतर होता है ना, किसी का मजाक उड़ाने में थोड़ा ही तो अंतर होता है। जैसे एक लिमिट तक वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, और अगले क्षण अरे इसका तो लिमिट क्रॉस कर गया ना, है ना। तो इनकी मॉलिक्यूल्स की भी लिमिट होती है, एक लिमिट तक तो ठीक है हम बांट रहे, कोई बात नहीं, तुम प्रेस करो, और अगले ही क्षण ज्यादा अगर हो गया तो लो, हम वापस आएंगे नहीं, तो परमानेंट गैप हो जाएगा। अभी झुक गए, अब कह रहे वापस नहीं आएंगे, अपने शेप में वापस नहीं आएंगे, ये परमानेंट फॉर्म कर जाएंगे। एक एक लिमिट के बाद इलास्टिक चीजें भी वो खत्म हो जाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। बोलो, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। स्ट्रेस। अब जब स्ट्रेस में अप्लाई करूंगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा ना, इसकी लेंथ क्या होगा बताओ? इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो अब लेंथ कितनी हो गई, इसको अलग से, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसकी लेंथ अब इंक्रीज हो गई, और जब लेंथ इंक्रीज हो गई थोड़ा एरिया कम भी हो जाएगा, हालांकि, है ना। अरे लेंथ अगर उतना ही पतला, थोड़ा सा तो कम पतला हो जाएगा ना ये। अब लेंथ इसका हो गया L प्लस, अरे जब मैंने फोर्स लगाया कितना हो गया, L प्लस डेल्टा L। तो इंक्रीज कितना हुआ लेंथ, और कितने में इंक्रीज हुआ? इसी को स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम सुना होगा, स्ट्रेन। तो नई चीजें हमने सीख लिया, दो बातें, क्या? स्ट्रेस और स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी समझ रखना बहुत जरूरी है। तुम लोग के पास अभी टाइम है, पास आउट वालों के पास तो टाइम ही नहीं इतना समझने को, तुम लोग के पास टाइम है और ये समझना है और भूलना भी नहीं है।
अरे बोलो जल्दी बोलो, ये से अनु क्लियर। स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स पर यूनिट एरिया। कौन सा फोर्स? रेजिस्टिव फोर्सेस, जो अंदर के फोर्सेस हैं, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द डिफॉर्मिंग फोर्सेस। तुम किसी बच्चे से पूछना कि स्ट्रेस क्या होता है, कहेगा एफ बाई ए, और पूछना एफ क्या है तो कहेगा जितने से मैंने खींचा है। यही गलती है, आईआईटी यही पूछ लेता है कि कौन सा एफ क्या है, कौन सा फोर्स। मेरे खींचने से कोई चीज परेशान थोड़ी हो सकती है। हो सकता है कोई भी चीज के अंदर इंटर रिस्पॉन्स उतना ज्यादा नहीं इफेक्टिव हो, ये किसी किसी बॉडी के लिए सही होता है। हालांकि मोस्टली जो है हमारे फोर्स और इनका जो इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड जो है इक्वल होता है। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन, डायमेंशन न्यूटन का डायमेंशन एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब एम एल टी माइनस टू बाई मीटर स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन एम एल माइनस वन, ऊपर जाएगा ना तो माइनस वन हो जाएगा, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेन? अबे अबे बताएगा यूनिट ऑफ स्ट्रेन। नो यूनिट, यूनिटलेस, लेंथ बाय लेंथ। इट इज डायमेंशनलेस, रेशियो ऑफ लेंथ। कितने में कितना बढ़ा? कितने में कितना बढ़ा? अगर लेंथ कम है तो स्ट्रेन ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो ऐसे कोई पूछे, राघव, सपोज आई हैव टू वायर्स, आरुषि, सपोज आई हैव टू वायर्स and I have applied some deforming forces so that elongation in both is 2 millimeter each. नहीं, elongation in one is 2 millimeter and in other elongation is 3 millimeter. तो किसमें स्ट्रेन ज्यादा है? नहीं बता सकते क्योंकि नेचुरल लेंथ नहीं पता ना। इलांगेशन कितने में हुआ है? नहीं समझे मेरी बात? अरे कैसे बता दिया केवल यही जान करके? लेंथ से डिवाइड करना था ना, है ना? तो ये ऐसे है। अब स्ट्रेस कितने टाइप्स की जनरेट कर सकते हो? इधर देखो, सपोज दिस इज अ वायर, I can elongate it by stretching, or I can compress, try to compress it by this force. बोलो, अरे बोलो। These forces are called as, बताओ राघव, क्या हो सकता है? देखते हैं क्या सोच सकते हो तुम लोग। ये फोर्स क्या है? ये दोनों फिगर में फोर्सेस क्या है? क्या है? अब है एक्शन, बहुत बढ़िया। ऐसा हो सकता है, और क्या हो सकता है? आरुषि, देवीना, ये फोर्सेस क्या है? जितिशा, जागृति, पार्थ, आदित्य, ये फोर्सेस क्या है? So, नहीं, वो ये बाहर वाले फोर्सेस हैं। क्या क्या सिमिलरिटी है दोनों में? बोथ आर लॉन्गिट्यूडनल। ये नहीं सोच पाए तुम लोग, बिना बताए कैसे जान जाओगे? एक बार तो बताना पड़ेगा ना कि क्या बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, पैरेलल टू द लेंथ। क्या दोनों फोर्स लेंथ के पैरेलल हैं? अरे चाहे मैं दबा रहा हूं चाहे खींच रहा हूं, लेंथ के अलॉन्ग ही तो है। तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल में पहला वाला जानते हो क्या है? टेंसाइल। क्या है? टेंसाइल, जब खींचने वाला हो। दूसरा क्या है? कॉम्प्रेशनल। दूसरा क्या है? अब these are the terms that we have to keep in our mind. टेंसाइल, लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस। अब तुम समझ गए कि अब ये बहुत पढ़ा लिखा है।
पहले क्या, अ फोर्स इज एक्टेड पैरेलल टू ए वायर, मतलब नहीं ध्यान से पढ़ा है। एंड टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस, वाह गजब, टेंसाइल फोर्सेस, कॉम्प्रेशनल फोर्सेस, और चाहे टेंसाइल हो चाहे कॉम्प्रेशनल हो, दोनों केस में अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं तो क्या होगा, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी मैंने अपडेट किया था, नहीं अभी नहीं, काफी पहले अपडेट किया था। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, एंड व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। तो ये बात क्लियर हो गई, हम लोगों ने क्या क्या टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ लिए, उनके अंदर एटॉमिक बिहेवियर कैसे होता है, इलास्टोमर्स और इलास्टिक बॉडीज में क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, एंड वी हैव लर्नड द टेक्निकल टर्म्स used in case of engineering of in mechanics. These terms are used universally in any country, अगर कहीं भी जाओगे you will say टेंसाइल समझ जाएगा, और वैसे कहोगे तो मतलब लिटरेचर थोड़े कन्वर्ट कर सकते हो साइंस को, कि आई वॉज गोइंग एंड वायर वॉज वेटिंग, तार मेरा इंतजार कर रहा था, ऐसे नहीं, मतलब इतना इमोशनल थोड़े होता है उसमें, साइंस में बहुत सीधी बात होती है कि फोर्स लगाया बढ़ गया, एरिया स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेन है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अभी केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, तब तक के लिए पॉज लेते हैं 5 मिनट।